नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंगल, एग्री ट्रेनर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्म बिल्स की। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने संसद से 3 बिल पास कराए हैं जो कि कृषि से संबंधित है और जिन्हें लेकर के पूरे किसानों का आंदोलन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या ये जो बिल्स पास कराए गए हैं ये सच में किसानों के लिए विरोधी हैं और इनका प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग भी वो भोजन खाते हैं, हम लोग भी वो अन्न खाते हैं। और ये जो बिल्स हैं वो सिर्फ किसानों के रिलेटेड नहीं है, वो कंज्यूमर से भी रिलेट करते हैं। तो बहुत जरूरी है ये समझना। आइए सबसे पहले इनके नाम समझ लेते हैं हम लोग क्या है। द 3 बिल्स। बिल्स इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इन पे राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हुए हैं, तो ये अभी तक कानून नहीं बने, एक्ट नहीं बने। संसद से हालांकि ये पारित हो चुके हैं। पहला जो बिल है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसको हम साधारण भाषा में एपीएमसी के तौर पे समझ सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जहाँ पे कि किसान का ट्रेड होता है। नंबर 2 जो बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसान और कॉरपोरेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इस रेट पे उसका उपज जो है वो खरीदा जाएगा। नंबर 3 है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल को हम स्टोरेज एंड होर्डिंग से रिलेट करके समझ सकते हैं कि जो प्रोड्यूस पैदा किया जाएगा उसकी किस क्वांटिटी में स्टोरेज या भंडारण किया जा सकता है। अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको बहुत समझना जरूरी है, तभी हम इन तीनों बिलों को समझ पाएंगे। अभी के टाइम पे क्या होता है कि हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनमें से 85% किसान जो है वो छोटे हैं। गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दी है कि जिसके पास भी 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी उसको छोटा किसान बोला जाएगा। तो जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, आप आइडिया लगा सकते हैं वो कितना प्रोड्यूस पैदा करता होगा और उसकी इनकम कितनी होती होगी। दैट मीन्स उसके पास कोई खास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। नंबर 2, अभी जो किसान अपना प्रोड्यूस सेल करता है वो एपीएमसी में करता है। एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इनको हम साधारण भाषा में कृषि मंडी, सरकारी मंडी बोलते हैं, जो कि हर कस्बे में, तहसील में या शहरों में होती हैं। गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की जाती हैं। हमारे पूरे देश में लगभग 7,000 इस प्रकार की मंडियां हैं। और इन मंडियों में लाइसेंस्ड मिडिल मैन होता है। मिडिल मैन कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, उसको हम आड़तिया के तौर पे जानते हैं नॉर्थ इंडिया में। और आड़तिया बेसिकली उसकी शॉप होती है मंडी में और उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस प्राप्त होता है कि वो किसान का प्रोड्यूस खरीद सकता है। किसान वहां पे अपना प्रोड्यूस लेके आता है, उपज लेके आता है, उसकी प्रॉपर ऑक्शन होती है और उस ऑक्शन के द्वारा आड़तिया जो भी अच्छी बोली उसकी लगाता है, किसान के प्रोड्यूस को खरीद सकता है, जिससे कि किसान को अच्छा रेट मिले। और फर्दर वो जो आड़तिया है वो आगे जाके रिटेलर्स या बड़े ट्रेडर्स को उस प्रोड्यूस को बेच सकता है। तो ये तो इसकी कल्पना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि अंदर जो आड़ती हैं उनका भी अपना एक समूह बन गया और फिक्स हो गया कि भाई इस रेट पे हमें फसल खरीदनी है। एंड देन फाइनली किसान को अच्छा रेट नहीं मिल पाया। तो मेन समस्या जो है वो कि किसान को कभी अच्छा रेट मिल ही नहीं पाया उसकी उपज का। और उसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार अभी कोशिश कर रही है। आगे समझते हैं। ये जो मंडियां हैं इस प्रकार से हमें दिखाई देती हैं। किसान वहां पे उपज को लेके आता है और फिर वो किस उससे कांटेक्ट करता है, आड़तिया से कांटेक्ट करता है, देन फर्दर आड़तिया उसको खरीदता है। आगे का जो सिनेरियो है वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है एमएसपी। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट एक रेट या एक प्राइस डिक्लेयर करती है हर साल कि इस उपज को कम से कम इतना रुपया में खरीदा जाना चाहिए, किसान को इस उपज का इतना रुपया तो कम से कम मिलना ही चाहिए। या फिर सरकार कहती है कि भाई अगर हम खरीद करेंगे किसान से तो हम कम से कम इतने रुपए पे तो खरीद करेंगे, कि अगर हमें गेहूं खरीदना है हम कम से कम 1925 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदेंगे। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो हर साल लगभग 23 फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है। लेकिन यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 23 फसलों का डिक्लेयर तो किया जाता है लेकिन खरीदा सिर्फ 5 या 6 ही फसलों को जाता है। तो क्योंकि सरकार भी उन बाकी 23 फसलों का करेगी क्या। अब तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी उतनी ज्यादा फसलों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। नंबर 2, क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं होती है कि कहाँ से कितना खरीदा जाएगा। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, किसी स्टेट में खरीदा जाता है, किसी स्टेट में नहीं खरीदा जाता है। यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि पंजाब हरियाणा की जो मंडियां हैं वहाँ पे ये सिस्टम अच्छी तरह से स्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे इस प्रकार की खरीद होती है, तो वहाँ के किसानों को अच्छा रेट मिल जाता है। लेकिन बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इस प्रकार की खरीद नहीं हो पाती है और किसानों को
उसका फायदा नहीं मिल पाता है। और ये हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में से सिर्फ 6% फार्मर ही एमएसपी का फायदा उठा पाता है। मतलब बाकी 94% फार्मर्स को या तो एमएसपी की आइडिया ही नहीं है, या फिर वो उन जगह तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जहाँ पे कि सरकार की खरीद हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्रेजेंट में क्या किसानों के ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है कि वो यूपी का किसान बिहार में जाके नहीं बेच सकता, या हरियाणा का किसान पंजाब में जाके नहीं बेच सकता? इस प्रकार की ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट में भी नहीं है। अब हम अपने बिल्स को समझते हैं। बिल नंबर 1 जो था, जो कि एपीएमसी से रिलेटेड था, उसमें कहा गया है कि किसान अब अपने प्रोड्यूस को अपने राज्य में कहीं भी या फिर दूसरे राज्यों में कहीं पर भी बेच सकता है। तो उसको एक तरीके से फ्री कर दिया गया है कि आप अपने प्रोड्यूस को कहीं भी किसी को भी बेच सकते हो। फ्रीडम ऑफ चॉइस टू सेल टू एनीवन एनीवेयर इन द कंट्री। किसी को भी बेचो और कहीं पर भी बेचो। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि किसान क्या उसको सच में ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकता है? नहीं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा तो फिर तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो वो कहीं ट्रांसपोर्ट करके नहीं लेके जाता है, वो अपने एरिया में ही बेचना चाहता है। अब मेन चीज है कि सरकार कह रही है कि कोई भी खरीद सकता है। टू सेल टू एनीवन, दैट मीन्स कोई भी खरीद सकता है जिसके पास पैन कार्ड है। आप उसके खेत पे जाके खरीद सकते हो, किसी ट्रेड पॉइंट पे खरीद सकते हो, कहीं से भी आप उसको खरीद सकते हो। फर्दर ये कहा गया है कि प्राइवेट मंडीज भी सेटअप की जा सकती हैं। जैसी अभी सरकारी मंडी है, उसी प्रकार से कोई प्राइवेट मंडी भी सेट की जा सकती है। और सरकारी मंडी के अलावा कहीं पे भी अगर ट्रेड होता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स या कोई भी ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। अब यहाँ पे अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि अगर डायरेक्टली जो बायर है वो डायरेक्टली किसान से कांटेक्ट करता है तो मिडिल मैन खत्म हो जाएगा और किसान को बहुत अच्छा रेट वहां पे मिलेगा। तो किसान को तो फायदा है, क्योंकि किसान सीधा बड़े कॉरपोरेट को अपनी फसल बेच पाएगा। और उसको अगर एमएसपी पहले 1925 रुपये था, तो जो बड़ी कंपनी है वो अब उसको 2000 या 2200 रुपये में फसल को खरीदेगी। लेकिन नहीं, किसान को क्या डर है? किसान को ये डर है कि अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स उससे आके फसल को खरीदेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत बड़े प्लेयर्स होंगे। और किसान छोटा किसान है, वो उनसे बार्गेनिंग ही नहीं कर पाएगा। एंड अल्टीमेटली उसको एमएसपी जितना भी रेट नहीं मिल पाएगा। और दूसरा जो डर है वो ये है कि अगर प्राइवेट मंडी सेटअप हो जाएंगी और वहीं पे ट्रेड होने लगेगा तो धीरे धीरे एपीएमसी का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, एपीएमसी खत्म हो जाएगी और सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी। तो ये डर है। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में मिडिल मैन को खत्म किया जा सकता है? अब आप सोचिए, सपोज कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसका आटे का ब्रांड है, वो गेहूं खरीदना चाहती है। और हमने पहले ही समझा है कि हमारे देश में 85% जो किसान है वो छोटे हैं। तो क्या वो कंपनी का जो स्टाफ है या जो भी पर्सन, जो कंसर्न पर्सन है, क्या वो हर किसान के खेत खेत पे जाएगा सारे अनाज को इकट्ठा करने के लिए? हर किसान से जाके मिलेगा कि हम आपके साथ फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर आप हमको प्रोड्यूस दीजिए? नहीं, ये हर बार फिजिबल नहीं है। वो भी क्या करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या करेंगी, किसी एक ऐसे बंदे को वहां पे ढूंढेगी जो कि उनके लिए हर किसान से फसल इकट्ठा करके, प्रोड्यूस इकट्ठा करके उनको दे सकता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मिडिल मैन तो रहने ही वाला है। मिडिल मैन बिल्कुल खत्म हो जाएगा ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल ही है। कुछ ना कुछ हद तक मिडिल मैन रहेगा ही। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नुकसानदायक ही होता है, ये कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को इजी करने के लिए फायदेमंद भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग कंसर्न है। स्टेट गवर्नमेंट अभी एपीएमसी में जितना भी ट्रेड होता है उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, ड्यूटी लगती है, और उससे जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। तो अगर ट्रेड बाहर होगा, सरकारी मंडी में होगा ही नहीं, तो सरकार का जो ये जो रेवेन्यू है ये खत्म हो जाएगा। नंबर 2, कि ये जो सरकारी मंडियां हैं अभी, इसमें बहुत सारी लेबर काम करती है जो कि लोडिंग, अनलोडिंग, अनाज को बोरियों में भरना, उसको खाली करना, इस प्रकार के काम करती है। तो अगर बाहर प्राइवेट मंडी सेटअप होंगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आएंगे, बड़े स्टोरेज सेटअप होंगे, तो वहाँ पे मशीनरी आएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो मंडी में इन लेबर्स का काम खत्म हो जाएगा और इनके रोजगार पे एक तरीके से संकट के बादल आ जाएंगे और इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नंबर 2 बिल पे चलते हैं, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा गया है, जो मेन पॉइंट है, कि अब किसान जो है वो ऑलरेडी या डायरेक्टली किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर या प्रोसेसर या किसी एक्सपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है
कि वो उसके लिए इस क्वालिटी का अनाज उगाएगा और बदले में इतने रुपए पे उसको बेचेगा। दैट मीन्स कि अभी अनाज उगाया नहीं है, लेकिन उसका जो रेट है वो पहले ही तय कर लिया गया है कि किस रेट पे उसको बेचा जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है? क्योंकि होता क्या था, मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई जब आ जाती थी, तो रेट डाउन हो जाते थे और किसान को उतना भी रेट नहीं मिल पाता था जितना कि उसने वहाँ पे लगाया है। अब ऐसे में अगर किसान को पहले ही ये पता है कि मेरा जो प्रोड्यूस है, मेरी जो उपज है, वो एक फिक्स रेट पे बिकने वाली है पैदा करने के बाद, तो वो सेटिस्फैक्टरी अपना काम कर सकता है और उसको चिंता नहीं होगी। तो ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे डर क्या है? डर यहाँ पे ये है कि किसान को डर ये है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एग्रीमेंट बनाएगा और किसी बड़े कॉरपोरेट प्लेयर के साथ डील कर रहा होगा, तो उस टाइम पे उस एग्रीमेंट में ऐसा प्राइस डिसाइड किया जाएगा जो कि एमएसपी से भी कम होगा, क्योंकि वहां पे उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। और अगर इसी प्रकार से पहले से ही सारे रेट सेट कर दिए जाएंगे, तो धीरे धीरे एमएसपी का जो ये पूरा फंडा है ये खत्म हो जाएगा। तो किसानों की डिमांड ये है कि क्यों ना सरकार एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लिंक कर दे, कि अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट बनना है तो उसका जो रेट होगा वो एटलीस्ट एमएसपी हो या उससे ऊपर हो। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लिंक कर देगी तो वो फिर फ्री मार्केट नहीं रह पाएगा, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा पूरा, और फिर प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आ ही नहीं पाएंगे, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे अच्छा पॉइंट भी है अगर हम देखें तो, और फिर वहाँ पे दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो कि किसानों को सता रहा है। नंबर 3, बिल नंबर 3 जो है, जो कि होर्डिंग से रिलेटेड है। हमारे देश में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है पहले से, जो कि ये बताता है कि कुछ जो कमोडिटीज हैं जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या अनाज है, उनको इसेंशियल की कैटेगरी में रखा जाता था। और ये बोला जाता था कि भाई इन कमोडिटीज की आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। अब क्या हुआ है कि सीरियल्स, ऑयल सीड, दालें, ऑयल, पोटैटो, ओनियन, आलू, प्याज, इन सबको डीरेगुलेट कर दिया गया है। अर्थात इनके ऊपर ये लिमिट्स, स्टोरेज की जो लिमिट थी वो अब लागू नहीं होंगी, एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज। मतलब कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ गई, युद्ध छिड़ गया और या फिर कुछ भुखमरी हो गई, इस प्रकार की कुछ कंडीशन हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई, तब वो कंडीशन आएंगी। उसमें भी जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो प्रोसेसर्स हैं या कोई बहुत बड़ा मेन जो सप्लाई चेन का एक प्लेयर है, उसकी सीलिंग देखी जाएगी कि उसकी टोटल लिमिट कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर फिर लिमिट घोषित की जाएगी। तो अल्टीमेटली हम एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स होंगे उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, वो फ्रीली होर्डिंग कर पाएंगे, जितना चाहे स्टोरेज कर पाएंगे। अब इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। अच्छे पॉइंट्स ये हैं, फायदा ये है कि हम देखते हैं आज के समय में प्रेजेंटली प्याज के जो दाम हैं वो बहुत बार ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में फसल नहीं आती है। और जब मार्केट में फसल एकदम से आती है तो प्याज के दाम इतने कम हो जाते हैं कि किसान को अपनी प्याज औने पौने दाम पे बेचनी पड़ती है और उसको सुसाइड भी करना पड़ जाता है। अब सपोज बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, उनको होल्डिंग की फुल लिमिट दी जाती है कि वो कितनी भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब ज़्यादा सप्लाई आएगी तो उसको स्टोर कर लेंगे। बड़े प्लेयर्स हैं तो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, नए नए कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो फसल को या प्रोड्यूस को लंबे समय के लिए स्टोर कर पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। और जब ऑफ सीजन होगा फसल का, उस टाइम पे भी वो मार्केट में उसको बेच पाएंगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में प्राइस की स्टेबिलिटी बन पाएगी। कंज्यूमर जो है उसको भी सही रेट पे वो जो आलू है, प्याज है, वो मिल पाएगा। तो कंज्यूमर को भी फायदा होगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा, नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा, टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन डर क्या है? डर ये है कि अगर अनलिमिटेड होर्डिंग वो लोग करने लगेंगे तो वो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। वो खुद ही शॉर्टेज भी क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। शॉर्टेज क्रिएट होगी तो खुद ही प्राइस ऊपर भी पहुंचा सकते हैं और फिर रिलीज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन भी हो सकता है, जिससे किसान को भी नुकसान होगा क्योंकि उसको सही रेट नहीं मिलेंगे, कंज्यूमर को भी नुकसान होगा उसको क्योंकि सामान महंगा मिलेगा, और इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ डराने वाले पॉइंट्स भी हैं। दोनों प्रकार के पॉइंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा? आगे अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, या तो किसानों का आंदोलन सरकार के ऊपर असर कर सकता है, किसान
कि आंदोलन का अगर प्रभाव पड़ता है तो हो सकता है कि उनकी कुछ डिमांडों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, कोई नया कानून आ जाए या एमएसपी के ऊपर कोई कानून आ जाए, एमएसपी को ही कानून बना दिया जाए, अभी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में है। या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब बस राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, वो कानून बन जाएगा और किसानों को तैयार होना पड़ेगा अपने आप को मजबूत करने के लिए। मजबूत कैसे करना है? बेसिकली उन्हें एफपीओज, कोऑपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे, कोऑपरेटिव सहकारी समिति बनानी पड़ेगी, जिससे कि उन लोगों की बार्गेनिंग पावर बढ़ सके, क्योंकि अगर वो कलेक्टिव वॉइस में बोलेंगे तभी किसी के साथ वो बार्गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश किया डिस्कस करने की कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। अगर सारे अच्छे पॉइंट्स को देखा जाए तो बहुत ही अच्छे रिफॉर्म्स हैं। हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि मिडिल मैन हटना चाहिए, मिडिल मैन हटना चाहिए, तो फाइनली हट गया है। अब सरकार यही कह रही है कि मिडिल मैन हट गया है, हमने जो मांगा था वो हो गया। बचपन से हम यही सुनते आ रहे थे कि मिडिल मैन की वजह से किसान को उसकी आमदनी नहीं मिल पाती है, तो मिडिल मैन फाइनली सरकार ने हटा दिया, ऐसा सरकार कह रही है। प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने, सबने बोला है कि एमएसपी ऐसे के वैसे ही चलता रहेगा, एपीएमसी भी चलती रहेगी, सरकार भी खरीद करेगी। तो ये सारी एश्योरेंस दिए गए हैं किसानों को, लेकिन किसानों को फिर भी एक डर सता रहा है। होगा क्या, ये तो फ्यूचर बताएगा। हम एक जागरूक ग्राहक होने के नाते, कंज्यूमर होने के नाते, हमारे फर्ज है कि हम इन चीज़ों को समझें और एनालाइज करें कि क्या जो हो रहा है वो सच में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।